ओके, चलिए अब बात करते हैं दीपक शिनॉय से और उनसे जानते हैं कि मार्केट में इस समय क्या करना है। और दीपक, गुड आफ्टरनून। बहुत पैसा आ रहा है मार्केट में, तो आपको भी अब मैनेज करने का थोड़ा सा लग रहा है कि आपको भी एक शौक चला है मैं मार्केट में पैसा मैनेज करने का। आपको कोई म्यूचुअल फंड लाइसेंस मिल गया है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये। तो आपको सबसे पहले तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और बताइए कि अब एज अ फंड मैनेजर आपका क्या व्यू है मार्केट पर। No, thanks अनुज जी। आई थिंक दिस इज अभी तो काम अभी स्टार्ट करना है और काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कहा आपने। लेकिन जो मार्केट का अभी जो सिचुएशन है वो 25,000 पे निफ्टी है। उसकी जो पी रेशियो है वो 23 टाइम्स है अर्निंग की। और ये इसलिए भी है क्योंकि लास्ट जो क्वार्टर में जो अर्निंग्स आए थे वो थोड़े से एक तरह से निराशाजनक थे, क्योंकि काफी जो सेक्टर्स अच्छे चल रहे थे वो उनके उन सेक्टर्स में इलेक्शंस की वजह से आई थिंक थोड़ी सी मतलब रुकावट आई थी। और दूसरा जो रिटेल कंजम्पशन है उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आया हुआ है। तो उसकी वजह से आई थिंक तो बैंक्स और जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिनका सबसे ज्यादा वेट होता है निफ्टी में, उनकी अर्निंग्स में मतलब आई थिंक थोड़ा सा कट हुआ है। इनफैक्ट इंक्रीज ग्रोथ नहीं हुआ है, डी ग्रोथ हुआ है एक तरह से काफी सारी कंपनीज में। लेकिन मुझे लगता है कि ये इस क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ी सी रिकवरी इसकी जो ऑफसेटिंग रिकवरी है, क्योंकि इलेक्शन की वजह से जो नहीं हुआ था, अभी जो स्पेंडिंग हो रही है उसमें लाइक एक तरह से उसका अ, बदला लिया जाएगा इन अ वे, बिकॉज जो स्पेंडिंग नहीं हुई थी उसका इक्विवेलेंट स्पेंडिंग अब होगा गवर्नमेंट से। और डोमेस्टिक कंजम्पशन अब दिवाली और मॉनसून की वजह से शायद थोड़ा सा रिकवरी वहां भी आएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो लग रहा है कि अगर इनफ्लोज इस तरह से आती रही म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में डायरेक्टली, और जैसे हम पीएमएस ये मैनेज करते हैं वहां पे भी अगर इनफ्लोज आती रही, तो आई थिंक इनफ्लोज की वजह से मार्केट का आई थिंक पॉजिटिविटी दिख रहा है। बिकॉज आई थिंक वो नीचे ज्यादा जा नहीं रहा है। अगर नीचे जाता भी है तो 2-3% नीचे जाके फिर वापस ऊपर आ जाता है। बस यही ध्यान रखना है कि कोई जियो पॉलिटिकल या एक्सटर्नल लिक्विडिटी इवेंट अगर आ जाता है तो उस वजह से फिर जो लिक्विडिटी की वजह से जो मार्केट ऊपर ऊपर हो रहा है, आई थिंक वो नहीं होगा। और फिर वहां पे तब करेक्शन आएगी अगर अगर लार्जली लिक्विडिटी बाहर से किसी भी रीजन से, अगर कोई वॉर हो या कुछ। इनफैक्ट अब तो 2 वॉर हो चुके हैं लास्ट 2 इयर्स में, लिक्विडिटी में कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तभी मार्केट्स करेक्ट होंगी, ना कि वैल्यूएशन से। प्योर वैल्यूएशन से यूजुअली मार्केट्स कभी गिरती नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, दीपक, एक चीज़ जो मार्केट को आई थिंक थोड़ा परेशान कर रही है वो है बैंक्स, खासतौर से एचडीएफसी बैंक। क्योंकि इतने सालों की अंडर परफॉर्मेंस और स्टॉक चलने को तैयार नहीं। यहाँ पर आपके हिसाब से क्या फाइनली लोगों की पेशेंस रन आउट होगी? ये एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है अनुज जी। ये जो सिचुएशन है, 4 क्वार्टर्स में आपको जो रिजल्ट्स नजर आए वो एच डी एफ सी ने ऐसे बताया जैसे उनके 28% प्रॉफिट ग्रोथ है या 30% प्रॉफिट ग्रोथ है। लेकिन वो थी नहीं एक्चुअली, क्योंकि वो जो बता रहे थे एच डी एफ सी बैंक पहले वाली, जो बिफोर द मर्जर मर्जर एच डी एफ सी के मर्जर से पहले के अर्निंग्स को लेके, और फिर जब मर्जर के बाद आपके अर्निंग्स वैसे ही मर्जर के साथ अर्निंग्स इंक्रीज तो होती हैं, उसके साथ बताया। लेकिन अगर आप एडजस्ट करो तो अर्निंग्स वैसे ही 1%, 0%, -2% ऐसे चल रहे थे लास्ट 4 क्वार्टर में। ये जो क्वार्टर चल रहा है ये पहला ऐसा क्वार्टर होगा जहां पिछले साल भी मर्ज एंटिटी थी और इस साल भी मर्ज एंटिटी। तो हमें नजर आएगा कि क्या सिचुएशन है। उन्होंने ऑलरेडी अपने रिटेल एक्सपोजर को काफी कम किया हुआ है। और बाय द वे हमारा थोड़ा पोजीशन है उसमें, इन इन एच डी एफ सी बैंक। लेकिन इसमें ये जरूर है कि आई थिंक वो ये स्टॉक को ऑलमोस्ट बोल दिया गया है कि बस अब खत्म ये स्टोरी और ज्यादा चलेगी नहीं, इसलिए 4-3 साल से आई थिंक वहीं पे है। लेकिन ये सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, यहाँ पे थोड़े से सरप्राइजेस आ सकते हैं अपसाइड में लॉन्ग टर्म में। अभी 1-2 क्वार्टर तो आई थिंक और दे विल बी सम मोर डैमेज, मोस्टली बिकॉज कि जो पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट हो रहा है वो इतने फास्ट नहीं हो रहा है जितना पहले लोगों ने सोचा था।
कि लोगों ने सोचा था कि बॉन्ड्स जब उनके रन ऑफ होंगे तो डिपॉजिट इंक्रीज भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए हैं बट उस पेस पे नहीं हुए हैं, और अभी भी उनके उनका जो निम है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड ही है। आई थिंक नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स तक कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा। और मुझे ये भी लगता है कि सारे बैंकों को अपने निम्स कम करने होंगे, नहीं तो उनकी ग्रोथ नहीं आएगी। तो उस वजह से शायद वैल्यूएशंस करेक्ट हुए। जो 30 टाइम आप अर्निंग देते थे, 5 टाइम्स बुक आप 4.5 टाइम्स बुक देते थे आप उस बैंक को, अब आप कम देने लगे हो। तो आई थिंक इट इज रीजनेबली वैल्यूड नाउ कंपेयर टू अर्लियर। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में अब इस सिचुएशन में बैंक्स को स्ट्रांग होना जरूरी होगा। उनकी जो इक्विटी रेशियोज हैं वो काफी स्ट्रांग होने की जरूरत पड़ेगी, उनको जरूरत पड़ेगी। इसलिए मुझे छोटे बैंकों में ज्यादा रिस्क लग रहा है, और बड़े बैंकों में अब कम रिस्क हो गया बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। तो इसलिए मुझे आई थिंक रिस्क के हिसाब से इट्स अ बेटर ट्रेड टू लुक एट द लार्जर बैंक्स लाइक HDFC, ICICI और कोटक। ओके, लगे हाथ NBFCs। दीपक, गुड आफ्टरनून। ये श्रीराम फाइनेंस, आपके बजाज फाइनेंस, एक बहुत इंटरेस्ट देखने को मिला है। इनफैक्ट श्रीराम फाइनेंस इस साल में अब तक आपको नियरली 60% तक का रिटर्न दे चुका है। एंड आई डोंट रिमेंबर लास्ट ईयरली रिटर्न्स इस कंपनी ने ऐसे कब दिखाए थे। क्या करंट लेवल्स पर पहले तो ये अट्रैक्टिव है, दूसरा क्या ड्राइव कर रहा है? क्या ऑन ग्राउंड वाकई में काफी बड़ा पिकअप देखने को मिल रहा है डिस्बर्समेंट्स में, या फिर जो लोन्स देते हैं उसमें? वैसे मैं श्रीराम फाइनेंस के जो रिजल्ट्स हैं अभी देखे नहीं रिसेंटली। आई थिंक मुझे इनफैक्ट मुझे याद आया कि आपने जब बोला कि पता नहीं लास्ट टाइम कब था, आई थिंक वो लास्ट टाइम 2017 था जब श्रीराम फाइनेंस एक साल में आई थिंक 60-70% ऊपर गया था एक ही टाइम पे। लेकिन उसके बाद IL&FS क्राइसिस हुआ, और उस IL&FS क्राइसिस में आई थिंक काफी डैमेज हुआ था उस स्टॉक को, क्योंकि उनकी जो होल्डिंग कंपनी है उसमें भी थोड़ी से प्रॉब्लम्स थे। तब उसका नाम था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, और एक और कंपनी थी श्रीराम सिटी यूनियन, अब वो मर्ज होकर श्रीराम फाइनेंस हो गए। आई थिंक ओवरऑल इनकी जो बुक्स हैं, इनकी जनरली बुक्स में NPA ज्यादा होनी चाहिए। जिस तरह से वो लैंड करते हैं वो NPAs बाय नेचर थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, अभी वो थोड़े से कम है। एंड आई थिंक ऑल्सो दैट लेंडिंग ग्रोथ हैज इज नॉट देयर इन द बैंक्स, मतलब बैंक्स में उतना लेंडिंग ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इन कंपनीज में थोड़ी सी अगर ग्रोथ देखने को मिल रहा है तो आई थिंक दैट वे दैट एडजस्टमेंट इज देयर। पर मेरे पास प्योर फंडामेंटल्स पे तो कुछ नहीं है। लेकिन इनका जरूर ये है कि इनकी जो फंडिंग कॉस्ट है वो हमेशा से ज्यादा ही रही है। तो बजाज फाइनेंस की सबसे कम हुआ करती थी, और श्रीराम फाइनेंस की ज्यादा हुआ करती थी। उनकी रिटेल बॉन्ड्स भी हैं जिसमें वो 12%, 11.5%, 13% तक देते थे, और उनकी जो लेंडिंग रेट्स है वो काफी ज्यादा थी, 20% से ज्यादा। तो उनके जो ओवरऑल निम्स हैं वो ज्यादा ही हैं, और इसलिए उनका क्रेडिट कॉस्ट भी ज्यादा हुआ करता था। अभी इनकी जो कंपटीशन है, जिनके लो कॉस्ट थे उनके कॉस्ट बढ़ गए हैं, क्योंकि जब बैंक्स NBFCs को लेंड करते हैं RBI के नए सर्कुलर, रीसेंट सर्कुलर से, उन्होंने बैंक्स को अभी ज्यादा कैपिटल रखना पड़ रहा है अगेंस्ट अ लोन गिवन टू NBFCs। तो उस वजह से बाकी NBFCs के कॉस्ट भी ऊपर हो गए हैं। तो इन अ वे रिलेटिवली स्पीकिंग श्रीराम फाइनेंस थोड़ा सा उनका तो इनपुट कॉस्ट वाज ऑलरेडी हाई, तो उनको उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई कंपैरेटिवली दूसरे कंपनीज को। आई थिंक ज्यादा तकलीफ हुई है। बट आई एम सॉरी, आई डोंट हैव अ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ श्रीराम इटसेल्फ, मैंने ज्यादा उतना रिसर्च नहीं किया है। दीपक जी, इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा, या फिर आप कह सकते हैं कि एक डायमेंशन और जोड़ना चाहूँगा। स्पेशली गोल्ड प्राइसेस को देखते हुए 72,500 की ट्रैजेक्टरी की तरफ अब गोल्ड है। आपका झुकाव NBFC, कॉस्ट कंपोनेंट सबका वही रहेगा, बट क्या झुकाव आपका थोड़ा सा गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पे होगा क्या? एक्चुअली यहाँ पे दो चीजें हुई हैं वीरेंद्र जी। जो एक्चुअली जो गोल्ड प्राइसेस है वो कम हुई थी क्योंकि गवर्नमेंट ने गोल्ड की जो ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम करी हुई थी। तो अब वर्ल्ड वाइड गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड गोल्ड प्राइसेस आई थिंक इसलिए इंक्रीज हुए हैं कि लोग समझ रहे हैं कि देखो अब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन यूजुअली ये शॉर्ट लिव्ड होता है। उसके बाद डिमांड उतनी अगर नहीं है तो गोल्ड प्राइसेस वापस नीचे भी आ जाएंगे। तो गोल्ड प्राइसेस की वजह से हमें ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर गोल्ड प्राइसेस की वजह से कर भी रहे हैं तो एक्चुअली गोल्ड प्राइसेस 74
75 के हजार के करीब थे, फिर 69,000 हो गए थे वो बजट के बाद, और फिर अब थोड़े से बढ़ के 72 हो गए हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड गोल्ड प्राइस उठे हैं। तो आई थिंक उस हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअली दे आर लेस अट्रैक्टिव देन बिफोर द बजट। मतलब बजट से पहले अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो बजट के बाद और अभी भी आपको अच्छे नहीं लगने चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड प्राइस पे नहीं, इनके रिकवरेबिलिटी पे बेट करना चाहिए। कुछ ऐसे कंपनीज है जो बेनिफिट हुए थे रिसेंटली आईआईएफएल की गोल्ड लैंडिंग बैन से, जिसमें आईएफएल वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स, और फिर मुथूट और मणप्पुरम उनको थोड़ा सा मतलब दे गॉट टू मूव इनटू दैट स्पेस। वो उस स्पेस में उनको मतलब जगह मिल गई, क्योंकि आईएफएल और लैंड नहीं कर सकते थे। लेकिन ये भी हो सकता है कि आईएफएल का डिसीजन अगर रिवर्स हो तो फिर यहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज हो जाए। तो ये सारी रिस्क्स हैं। हमारे पास कोई होल्डिंग नहीं है अभी गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में, लेकिन इन जनरल मुझे लगता है इधर रेगुलेटरी ओवरहैंग ज्यादा है, और रिस्क रेगुलेटरी ओवरहैंग का है, और फिर कंपटीशन का है अगर आईएफएल को फिर से लैंड करने दिया जाए तो। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि हम शायद आज एनबीएफसीज पे ही पड़े रहेंगे या फिर फाइनेंस पे ही पड़े रहेंगे। बट नॉन लैंडिंग पार्ट, वहाँ पे आप देखिए सीडीएसएल ने इसी मंथ अपना करियर का हाई लगाया। एमसीएक्स को देखिए आप, बीएससी ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया। तमाम ब्रोकिंग कंपनी, हालांकि ब्रोकिंग कंपनियों में ये था कि आई थिंक वो रेस्ट्रिक्शन ऑन डेरिवेटिव्स एंड स्पेशली इन ऑप्शंस, वो आई थिंक उनका एक जो कंपोनेंट है इनकम का उसको कमज़ोर करेंगे। बट दैट नॉन लेंडिंग पार्ट विद इन द फाइनेंशियल्स, आपको वो कैसा लग रहा है इस वक्त? एक्चुअली वो पार्ट वहां पे हम काफी इन्वेस्टेड हैं, इनफैक्ट ब्रोकर्स में भी थे और बीएससी में भी थे, पर उनमें हमारी पोजीशन हमने इसलिए निकाल दी थी क्योंकि वो अनसर्टेनिटी था किस तरह से रेगुलेशन आएगा। अभी भी है अनसर्टेनिटी। आई थिंक इवेंचुअली जब वो रेगुलेशन आएगा तब हमें देखने को मिलेगा कि सिचुएशन किस तरह से बेटर होता है, या फिर बीएससी के लिए बेटर होगा कंपेयर टू एनएससी, या फिर रेगुलेशंस बहुत ही टाइट हो जाएंगे। हमें बस रेगुलेशन के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ये जो कंपनीज हैं जैसे सीडीएसएल है, वो भी हमारे पोर्टफोलियो में है, एंड अ फ्यू अदर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ती जा रही है। जैसे अगर आप आज नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हो तो आपको सीडीएसएल या एनएसडीएल में एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, और अपने शेयर्स अपने खुद की कंपनी में उस डीमैट अकाउंट में डालना पड़ेगा। कोई भी अगर इंडिया में कंपनी खोलता है तो उसके सारे शेयर्स कंपल्सरीली डीमैट ही होंगे। आप अगर एआईएफ में इन्वेस्ट करते हो, आप अगर एचएनआई हो एआईएफ में इन्वेस्ट करते हो, तो एआईएफ के यूनिट्स कंपल्सरी डीमैट हो जाएंगे। ऐसे जो कंपल्सरी डीमैट वाले रूल्स लगाए गए हैं वो इसलिए हैं कि जो फिजिकल शेयर्स पहले हुआ करते थे उसमें बहुत मतलब प्रॉब्लम्स है ट्रेसेबिलिटी की, और फिर कब किसकी, और ट्रांसमिशन की। तो ये चीजें उन्होंने कहा कि अच्छा आप डीमैट में डाल दो तो ठीक हो जाएगा। कल को इसी तरह से और ऐसे सिक्योरिटीज अगर डीमैट में आने लगे तो कंपनीज लाइक सीडीएसएल विल ओनली बेनिफिट। और इनकी जो जो होल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे चाहे क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हो, चाहे एक्सचेंजेस हो, चाहे आरटीएस हो, चाहे डिपॉजिटरीज जैसे एनएसडीएल और सीडीएसएल हैं, आई थिंक इनमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही है। शायद प्राइसेस थोड़े से पहले रन कर जाए जैसे अभी कर गए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स के बहुत अच्छे हैं। जो अभी है उसका आई थिंक लैंडस्केप उसका 3 गुना 5 गुना होगा इन द नेक्स्ट 5 to 7 years। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में स्टोरी अच्छी है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल हो सकता है कि ओवर वैल्यूएशन हो, करेक्शन हो जाए। अच्छा दीपक, आपने ओला इलेक्ट्रिक में पैसा डाला था क्या, या फिर आईपीओ के बाद, लिस्टिंग के बाद डाला क्या? अभी नहीं, क्योंकि हम वेट करते हैं कि एक बार अर्निंग्स आ जाए, हम थोड़ा सा एनालाइज कर लें। तो अभी अर्निंग्स आई थिंक नेक्स्ट कमेंट्री क्या रहेगी आपकी स्टॉक पर? आप सरप्राइज हुए क्या जिस तरीके से डबल हो गया लिस्टिंग के बाद? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट उन्होंने कुछ कोई तो कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, बाइक्स रिलीज कर रहे हैं, और बैटरी सेल्स उनकी जो रिलीज होंगी। ये लॉन्ग टर्म स्टोरी उनकी अच्छी है। और एक चीज उन्होंने रिवील करी थी जो उन्होंने आईपीओ में शायद तब उतनी डिटेल में नहीं रिवील करी थी, कि उनके जो बैटरी इकोसिस्टम में कुछ तो उनके जो एक्सपेंसेस थे वो थोड़े से फ्रंट लोडेड थे। तो मतलब आईपीओ से पहले उनके खर्चे ज्यादा थे इन टर्म्स ऑफ डिप्रिसिएशन एंड ऑल दैट। तो उसकी वजह से थोड़ा सा अर्निंग्स प्रोफाइल में चेंज आएगा आगे जाके।
अब ये प्रॉफिट का अभी पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट अर्निंग्स प्रोफाइल में थोड़ा सा चेंज होगा। उसकी वजह से एक नया फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आया है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा रिजल्ट्स के बाद, जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं और फिर और प्लान्स बताते हैं कि ये कैसे आई थिंक फॉर्मलाइज होंगे और ज्यादा होंगे। अभी तो मेरे हिसाब से हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी कि हम इसको लेके अभी इन्वेस्ट कर सके। लेकिन जैसे इंफॉर्मेशन आता जाएगा, आई थिंक इफ इट इज अ गुड कम इफ इट कंटिन्यूज टू मेंटेन कि यहाँ से जो एग्जीक्यूशन ठीक तरह से करते जाएं और दे मूव टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रॉफिट भी दिख रहा है, तो उस टाइम पे हम जरूर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। ये जो नई टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, आई थिंक हमें इन जनरल बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आई थिंक लैंडस्केप बहुत बड़ा है इनका। लेकिन एग्जीक्यूशन भी बहुत जरूरी है, और अगर आप एग्जीक्यूट अच्छी तरह से नहीं करोगे तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा पाओगे, तो फिर स्टॉक मार्केट में आपका प्रॉब्लम होगा। तो आई थिंक दैट इज द की। दीपक, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस मोर ऑन दैट म्यूचुअल फंड लाइसेंस। वो जल्द ही हम देखेंगे प्रोडक्ट कैपिटल माइंड की तरफ से आता हुआ। अच्छा, इस बीच 25,000 के ऊपर एक बार फिर लौटता हुआ 25,025 के लेवल्स निफ्टी दिखा रहा है। निफ्टी बैंक जो 100 पॉइंट से ज़्यादा